जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी फार्मूले हैं सबको देखने वाले हैं। यानी यह वन शॉट टाइप का वीडियो है जिसमें संपूर्ण किरण प्रकाशिकी आपका खत्म हो जाएगा। एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो में संपूर्ण किरण प्रकाशिकी को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सबको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में आप पूरे रे ऑप्टिक्स का निपटारा करने वाले हो। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र है फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2। यानी फोकस दूरी r/2 का मतलब होता है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यानी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो देखिए, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी को स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो फोकस दूरी f बराबर r/2। r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और 2 क्या है, 1/2 क्या है, आधा है। यानी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। या इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर 2f। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होती है। यानी फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये आपका पहला और सबसे सुंदर और सबसे आसान फार्मूला था। कौन वाला, फोकस दूरी f बराबर r/2। मेरे साथ लिखते लिखते चलिएगा। अब देखिए आगे है गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v/1/u। अब देखिए इसमें समझना क्या है, 1/f क्या है, फोकस दूरी है, प्रतिबिंब से फोकस, ध्रुव से फोकस दूरी है। अब देखिए v क्या है, इसमें ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, v है। और u क्या है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, u है। और वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f है। अब देखिए कि अवतल दर्पण में जो f होता है वह जो फोकस दूरी होती है वह निगेटिव होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग उसको चिन्ह के साथ रखना पड़ता है उसको। तो देखिए अवतल दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v+1/u। जहाँ f फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी। अब देखिए कहाँ से, तो ध्रुव से। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको याद रखने से, देखिए स्टार इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसको याद रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आता है रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए रेखीय आवर्धन m बराबर I/O, m बराबर I/O। पहले I क्या है, O क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या बनेगा, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई आई क्या है, इमेज है। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है और ओ यानी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है। तो देखिए आई बराबर इमेज की लंबाई, यानी आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसको v/u से हल करते हैं। यानी इसको निकालने के लिए प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को लिखते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी हो, कुछ भी आंकिक मान हो इसका, उसको लिखते हैं और वस्तु की दूरी को लिखते हैं, और उसके पहले माइनस चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए स्मॉल n बराबर c/v। अब समझते हैं कि n क्या है, c क्या है और v क्या है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको n दिखाई दे रहा होगा तो n बराबर, यानी n क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो आप लोग निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए
सी क्या है, देखिए यहाँ पर एन क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और भी माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि ज्ञात करना है तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए यदि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढेंगे, देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। आप निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं, बस आपको माध्यम में प्रकाश की चाल को मान रखना है, तब आपका तुरंत निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल कर चला आएगा। अब देखिए थोड़ा इसको और पोस्टमार्टम करते हैं, यानी इसमें कुछ और मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर 1 हो जाए, यदि यहाँ पर n/1 हो जाए, तो देखिए यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो c बराबर n/v हो जाएगा कि नहीं। देखिए यदि यहाँ पर हम लोग c को यहाँ निकालेंगे तो n × v हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जानते ही हैं कि c क्या है, तो c निर्वात में प्रकाश की चाल है, n क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। इसमें और कुछ मॉडिफाई करते हैं, यानी इसमें और कुछ पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो देखिए यदि देखिए v बराबर होना, यदि v निकालना हो तो v बराबर होता है c/n। तो देखिए 1 से 3 फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए अगले की ओर चलते हैं। देखिए सब कुछ लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि मान लीजिए ये आपका 1 शॉट रिवीजन हो रहा है, क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और हर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी किसी लिक्विड का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला है, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यदि पूछे कि किसी द्रव का किसी वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए ए का मतलब एयर। देखिए कहीं भी यदि ऐसे लिखा रहे ANL, यदि कहीं भी ऐसे लिखा रहे तो ए का मतलब एयर होता है, एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। W दिया जाए, WNL दिया है तो W का मतलब वाटर होता है, एल का मतलब लिक्विड होता है। यदि लिक्विड, देखिए वाटर दिया रहेगा तो यहाँ पे लिक्विड नहीं रहेगा, लिक्विड रहेगा तो वाटर नहीं रहेगा। तो देखिए ए दिया रहे तो एयर हो जाएगा, यदि यहाँ पर G दिया रहे तो ग्लास यानी कांच हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अब चलते हैं अगले, पहले हम लोग देखते हैं इसके फार्मूला को कि क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि पूछे कि किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, यानी द्रव का वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बताना है। तो देखिए ANL जहाँ A एयर है और N अपवर्तनांक है और L क्या है, लिक्विड यानी द्रव है। अब देखिए इसका सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। देखिए पूछेगा कि किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो इसका फॉर्मूला होगा ANL बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई को कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं और आभासी गहराई को स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए तब आपका फार्मूला बन जाएगा ANL बराबर कैपिटल H अपन स्मॉल h। अब देखिए इसमें कुछ और मॉडिफाई करते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि आभासी गहराई बताइए, तो आभासी गहराई देखिए यदि आभासी गहराई को यहाँ पर किया जाए तो ये वाला उठकर यहाँ चला आएगा। तो देखिए आभासी गहराई यानी स्मॉल h बराबर वास्तविक गहराई यानी कैपिटल H अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन ये अपवर्तनांक नीचे उठकर चला आएगा तो n यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 3 फार्मूला यहाँ पर निकलता है। अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। देखिए उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार क्या बता रहा है। यानी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो चीज़ दिया है उसको उल्टा कर दीजिए, तो देखिए 1 × दिया है तो इसको उलट दिए हैं यानी उल्टा कर दिए हैं, तो क्या हो गया है 2n1, यानी 2 के सापेक्ष n का 1 का अपवर्तनांक, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा में 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक हो जाएगा। यानी इसमें क्या कह रहा है कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बताइए, तो इसको उलट कर दिया गया है 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। अब देखिए उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा, यानी इस सिद्धांत को उल्टा कर दीजिए, यानी 1n2 दिया है तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए अभी मैंने बताया कि W का मतलब वाटर और G का मतलब ग्लास यानी कांच होता है। तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि पूछे कि बताइए इसका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है, WNG। ये एक बार ध्यान दीजिएगा कि किसी को
एयर के सापेक्ष मानते हैं, यानी कुछ भी दिया रहे उसकी तुलना एयर से करते हैं। तो यानी सब में ए से तुलना करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ग्लास की तुलना वाई से की गई है और यहाँ पर वाटर की भी तुलना ए से की गई है, यानी एयर वाई निर्वात से की गई है। तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर होगा, देखिए ANG बटे ANW, यानी इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, यानी जो पहले रहता है उसको नीचे लिखते हैं और जो आगे रहता है यानी इधर रहता है, देखिए इधर से जो दूसरे नंबर पर रहेगा उसको नीचे लिखते हैं, सॉरी उसको देखिए इसमें जो पहले रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जो इसके सटे हुए रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़, देखिए इसको पढ़िए, यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, समझिए पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 व V2 हो। देखिए क्या कह रहा है कि यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 व V2 हो तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो, तब क्या होगा 1n2 यानी एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा V1 बटे V2 लिख सकते हैं, या आप λ1 अपान λ2 लिख सकते हैं, या n2 अपान n1 लिख सकते हैं। जहां मैं आपको अभी बताया हूं कि जो यहां पर रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहला रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहां पर n2 ऊपर रहेगा और n1 नीचे रहेगा। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 व V2 हो तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो, तब आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले फॉर्मूला की ओर। देखिए गोलीय अवतल अथवा उत्तल लेंस पर अपवर्तन का सूत्र, यानी जब आपका गोलीय अवतल हो या अथवा उत्तल पृष्ठ हो तो उसमें अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तो देखिए n2 अपान V माइनस n1 अपान U बराबर n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। तो देखिए ये आपका क्या होगा, फार्मूला होगा गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी गोलीय अवतल पर या उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन पूछे, अपवर्तन ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है n2 अपान V माइनस n1 अपान U बराबर n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। अब देखिए अगला, गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, लेकिन जो निचोड़ निकल कर आएगा वो क्या होगा। देखिए गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो देखिए जब सब कुछ करेंगे डेरिवेशन तो लास्ट में n2 बटा n1 को n मान लिया जाता है। देखिए n2 अपान n1 को n मान लिया जाता है, तब देखिए जब सब डेरिवेशन को कर नीचे आएंगे, लास्ट स्टेप में आएंगे, लास्ट स्टेज में आएंगे, तो देखिए हम लोग n2 अपान n1 को जितना भी n2 अपान n1 रहता है उसके स्थान पर सिंपल सा n मान लेते हैं, तब आपका सूत्र बनकर तैयार होता है n बटे V माइनस 1 बाई U बराबर 1 माइनस n माइनस 1 अपान R हो जाता है। तो देखिए जब n2 अपान n1 को n मानते हैं तो जितने भी डेरिवेशन किए रहते हैं, जितने भी वहाँ पर n2 अपान n1 लगता है, दिखाई देता है, तो उसका हम लोग मान n मान लेते हैं। तो उस तरह यदि हम लोग क्वेश्चन को यानी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है, वो निकल कर आता है n अपान V माइनस 1 अपान U बराबर n माइनस 1 अपान कैपिटल R हो जाता है। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। देखिए हर एक चीज़ को लिखते रहिएगा, मैं हट गया हूँ, हर एक चीज़ को लिखते रहिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में आप पूरे रे ऑप्टिक्स का निपटारा कर रहे हैं। देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है एग्जामों में, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। देखिए इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी जब लेंस पतला हो उसके लिए अपवर्तन का क्या सूत्र होता है उसको देखिए। देखिए 1/f बराबर n माइनस 1 बड़े कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, यही सिंपल सा है। देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो 1 अपान f बराबर n माइनस 1 बड़े कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो याद करना है, जो आपको काम आएगा न्यूमेरिकल करते वक्त, उसको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। देखिए पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है,
यदि लेंस पतला होगा ना तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। यदि लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, और यदि मोटा लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। इसको याद रखिएगा। यानी पतले लेंस यदि पतला लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, और यदि लेंस को मोटा कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी यानी कम हो जाएगी। देखिए, अब देखिए अगला, लेंस को ऐसे द्रव्य में रखा जाए जिसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए लेंसों को ऐसे द्रव्य में रखा जाए, यानी लेंसों को ऐसा द्रव में, ऐसा लिक्विड में रखा जाए जिसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी उसका एयर के यानी निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL हो, तब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तब जाकर आपकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि यदि कह रहा है कि लेंसों को ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी उस द्रव का y के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL हो, तब लेंस की फोकस दूरी जो निकल कर आएगी क्या होगी, 1/f बराबर lng-1 बड़े कोष्ठक में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगी। क्या इसकी फार्मूला यानी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/f बराबर lng-1 बड़े कोष्ठक में 1/r1 माइनस 1/r2, इसका क्या हो जाएगा, निकल कर आएगा फार्मूला। जहाँ lng बराबर क्या होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इधर रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो पहले नंबर पर रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। जहाँ lng बराबर क्या हो जाएगा, ANG और ANL। मैं आपको पहले ही बताया कि सबको y के सापेक्ष यानी a के सापेक्ष सबको मानते हैं। जैसे यहाँ पर ANG है, ANL है, वहाँ ANW था, यानी सबको क्या मानते हैं, a के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष मानते हैं। चलिए अगले किसको देखते हैं, अगले फॉर्मूलों को देखते हैं। देखिए लेंस का सूत्र, यहाँ से देखिए अब लेंस का सूत्र स्टार्ट हो रहा है। देखिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है, सबका प्रैक्टिस करना है। देखिए लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए यदि दर्पण का देखा जाए, यानी गोलीय दर्पण का सूत्र देखा जाए तो इसमें बस प्लस होता है और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यही लेंस और दर्पण में क्या अंतर, यदि कोई पूछ दे कि लेंस और दर्पण में अंतर बताओ तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस रहता है चिन्ह और यहाँ पर क्या होता है, प्लस रहता है। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए लेंस का रेखीय आवर्धन, यहाँ पर दर्पण का रेखीय आवर्धन देखे थे तो इसमें माइनस होता है, लेकिन इसमें माइनस हट जाता है। तो इसमें क्या होगा, लेंस का रेखीय आवर्धन होगा m बराबर I/O बराबर v/u। सब कुछ यही रहेगा। प्रतिबिंब की लंबाई I होगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी, O होगी, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं, लेकिन लेंस में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 1/F बराबर यानी स्मॉल f और कैपिटल F को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बात आती है कि संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। यानी संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हम लोग क्या करते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 कर देते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 कर देते हैं। तो ये रहा है आपका फार्मूला। और चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। देखिए इतना फार्मूला नहीं है, अभी और फार्मूला है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले फार्मूले की ओर। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि ANG बड़ा हो ANL, तब ऐसे द्रव्य में रखने पर लेंस पर क्या असर पड़ेगा, इसको देखिएगा। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि ANG बड़ा हो ANL से, तब ऐसे द्रव्य में, यानी इसमें जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो ऐसे द्रव्य में, तब लेंस को रखेंगे तब उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, परंतु इसकी प्रकृति अपवर्तित रहेगी। अब देखिए
अगला क्या कह रहा है कि देखिए इसमें यही ध्यान देना है कि ऐसे द्रव्य में यदि रखा जाए, यानी ऐसा द्रव्य हो जिसमें ANG का मान अधिक हो और ANL का मान कम हो, ऐसे द्रव्य में यदि लेंस को रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो नेचर होती है वह नहीं बदलती है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि देखिए इसमें तो ये बड़ा है ना, अब इन दोनों को बराबर कर दिया जाए। जब ऐसा द्रव्य लिया जाए, सॉरी द्रव्य निकल जा रहा होगा तो माफ़ करिएगा, द्रव है। देखिए ऐसा द्रव्य लिया जाए जिसमें ANG बराबर हो ANL के, तब फोकस पर यानी सॉरी लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब ये बराबर हो इसके, ऐसे द्रव्य में रखने पर लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। यानी जब इसको और इसको बराबर करते हैं तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, और इसमें जब ये बड़ा होता है यानी ये अधिक होता है तो इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब इसको इसके बराबर कर दिया जाता है तो ऐसे द्रव में रखने पर लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अर्थात लेंस एक पारदर्शी समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। जब ये कंसेप्ट याद रहेगा ना तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी रहेगा, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगा। इसीलिए क्या है, ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यदि ANG क्या हो, छोटा कर दिया जाए, यहाँ पर बड़ा कर दिया जा रहा है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जा रही है, यहाँ पर बराबर कर दिया जा रहा है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जा रही है, और यहाँ पर यदि छोटा कर दिया जाए इसको छोटा कर दिया जाए तो ऐसे द्रव में रखने पर लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। यानी यहाँ पर तो बढ़ जा रही है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर बढ़ जा रही है और यहाँ पर अनंत हो जा रही है, और जब इसको कम कर रहे हैं तो इसमें फोकस दूरी पूरी तरह बदल जा रही है। यानी अब देखिए अब क्या इसमें ड्रामा है कि उत्तल लेंस ऐसे द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। देखिए इसमें जब इसको छोटा कर दिया जाता है, इसके मान से इसका मान छोटा रहता है, तो ऐसे में जो लेंस की फोकस दूरी होती है वह बदल जाती है, यानी यह उल्टा की तरह व्यवहार करने लगती है। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है ऐसे द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और जो अवतल लेंस होता है ऐसे द्रव में उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। ये रहा आपका 3 कंसेप्ट, याद रहेगा। अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, जो प्रिज्म होता है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। देखिए n बराबर साइन कोष्ठ में a प्लस सिग्मा m अपन 2। सिग्मा m क्या है, विचलन कोण है, याद रखिएगा। देखिए सिग्मा m क्या है, विचलन कोण है। देखिए n क्या है, अपवर्तनांक है। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन कोष्ठ में a प्लस सिग्मा m अपन 2 अपान में साइन a/2 होता है। तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m की अवस्था में, देखिए न्यूनतम कोण विचलन, तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m की अवस्था में आपतन कोण, देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m की अवस्था में आपतन कोण यानी I1 बराबर होता है निर्गमन कोण के। यानी जो आपतन कोण यानी पड़ता है, जो प्रिज्म पर पड़ता है आपतन कोण पड़ता है वह निर्गमन कोण के बराबर होता है। यानी जो पड़ता है और जो निकलता है वो आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। यानी जो जाता है वो उसका कोण और जो निकलता है उसका कोण आपस में बराबर होता है। वही कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में आपतन कोण यानी I1 निर्गमन कोण के बराबर होता है। अब देखिए अगला है पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, यानी पतले प्रिज्म के लिए सिग्मा m का मान क्या होता है। तो देखिए पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण यानी सिग्मा m बराबर होता है n-1 को इंटू a, यानी कोष्ठ में n-1 इंटू a। अब देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, देखिए ये कुल इम्पोर्टेंट है, ये सब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर सिग्मा v माइनस सिग्मा r होता है। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर सिग्मा v माइनस सिग्मा r होता है, अथवा इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो देखिए थीटा बराबर कोष्ठ में NV माइनस NR इंटू a हो जाएगा। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए दो तरीका है। पहला थीटा बराबर सिग्मा v माइनस सिग्मा r, या
थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए कर सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है और ये क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है। देखिए ओमेगा बराबर सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर अपान सिग्मा वाई। देखिए यहाँ पर वेलेट है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर वेलो है, यानी ये पीला है, ये लाल है, ये बैगनी है, यानी ये बैगनी का तरंग दैर्घ्य है, यानी ये बैगनी का है, ये लाल का है और ये पीला का है। अब देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है, देखिए ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है ओमेगा बराबर या डब्ल्यू बराबर सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर अपान सिग्मा वाई, और यहाँ पर ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है। तो देखिए इन दोनों में अंतर है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता है केवल, यहाँ पर कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है। तो अब देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए एक थ्योरी को देखते हैं, एक कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि लॉर्ड रेले के अनुसार, यानी एक विद्वान है, ये कुछ भी कहिए इनको लॉर्ड रेले के अनुसार, यानी ये अपने विचार को देते हैं। किस पर विचार देते हैं, क्या विचार देते हैं, देखिए किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित, यानी किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या और इसको ऐसे समझा सकता है, आई समानुपाती 1 अपान लेमडा पर कितना घात, 4 घात। तो देखिए किसी कण के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई क्या होती है, तरंग की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इसके उल्टी होती है। तो 1/λ4 यानी लेमडा पर 4 घात। तो देखिए यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण रे ऑप्टिक्स से जितने भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत थी सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि कंटेंट को जुटाने में और आपको समझाने में मेहनत लगती है। तो देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और बोलना चाहता हूं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी लगातार चल रही है। तो देखिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है, एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है कि यदि वो कुछ सीख रहा है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और सभी लोग मिलकर क्या करें, नए आगाज़ की तैयारी करें और नए अंजाम की तैयारी करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।